नमस्कार। डॉक्टर छाया गोयल। आज की कहानी है अभिशप्त देवता। बरसों बीत गए श्याम से मिलते हुए। बेहद अजीब सा व्यक्तित्व है उसका। कभी बस इतना अपना लगता है कि जैसे उससे अधिक अपना और कोई है ही नहीं, पर कभी किन्हीं क्षणों में एकाएक इतना बेगाना हो उठेगा कि लगेगा मैं उस व्यक्ति से कभी मिली भी हूँ या यही पहली मुलाकात है। शाम को मैं जितना समझना चाहती हूँ वह जैसे उतना ही उलझता जाता है। बहुत बार सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी का जितना वक्त मैंने इस व्यक्ति को समझने की कोशिश में बिताया है, उतने वक्त में न जाने कितने विषयों का गहन अध्ययन हो सकता था, डॉक्टरेट मिल सकती थी। और यहाँ तो हासिल के नाम पर है एक बड़ा सिफर। न जाने कैसा अजीब रिश्ता है, न तो टूटता है न किसी नाम से बनता है। शाम से पहली मुलाकात भी बड़ी अजीब सी परिस्थितियों में हुई थी। याद रखने लायक तो नहीं थी, पर न जाने क्यों आज तक याद है। पढ़ाई खत्म कर मैंने नई नई नौकरी शुरू की थी। कार्यालय में मैं अकेली महिला कर्मचारी थी, अतः अक्सर ही चुपचाप अपनी टेबल पर 10 से 5 तक बैठे बैठे काम करती रहती। अपने पास के टेबल वाले मिस्टर रोहित से भी मेरी बातें बस नमस्कार चमत्कार तक ही थीं। शाम रोहित के साथ ही कभी स्कूल में पढ़ा था और हमारे ऑफिस के पास ही कहीं उसका ऑफिस था। लंच समय में अक्सर रोहित से मिलने आता रहता। दोनों चाय पीने साथ साथ जाते। मैंने यूं ही उड़ती नज़रों से 2-1 बार देखा होगा। उस दिन जब शाम आया तो मिस्टर रोहित के पास कई लोग बैठे हुए थे। कोई कुर्सी खाली नहीं थी। मेरी टेबल के सामने वाली कुर्सी खाली थी। मैंने सौजन्यतावश कहा, यह ले लीजिए। कुर्सी लेने की जगह वह वहीं बैठ गया था, ठीक मेरे सामने। मैं चुपचाप अपना काम करती रही थी, नज़रें झुकाकर। पर मुझे न जाने क्यों लग रहा था 2 नज़रें मुझ पर चिपकी हुई हैं, मुझे तोलती सी। रोहित काम से निपट कर उठ खड़ा हुआ था। तो चलें, कहते हुए हमारी टेबल तक आया। आप भी चलेंगी? शाम की इस बात ने मुझे चौंका दिया। पता नहीं उस आवाज़ में क्या था। मेरे कदम जैसे अचानक ही कुर्सी से खड़े हो गए थे, और उसके बाद तो यह जैसे रोज का ही सिलसिला सा हो गया था। पता ही नहीं चलता था वह मुझसे मिलने आता था या अपने दोस्त से। अधिकतर वक्त हम तीनों ही चुप रहते। कभी कभी चाय का दौर चलता, वह जैसे एकाएक आता वैसे ही उठकर चल देता। 10 साल का लंबा अंतराल कम नहीं होता। शायद उस दिन उस तरह से हमारी बात या मुलाकात न हुई होती तो मैं अब तक 2 बच्चों की माँ होती। पर शाम ने जैसे ज़िंदगी को ठहरा दिया। न तो वो पूरी तरह ज़िंदगी से जाता ताकि किसी और के लिए जगह बन सके, न ही मुझे पूरी तरह अपनाता जिससे संबंधों को समाज और परिवार की नज़र में एक नाम दिया जा सके। उन 10 सालों में शरीर के स्तर पर हमने बहुत सारी सीमाओं को तोड़ दिया था। ऑफिस से लौटते लौटते कई बार मैं उसके कमरे पर रुक जाती थी। पता नहीं या उसके शरीर का चुंबकीय आकर्षण था या मेरे शरीर की ज़रूरत जो मेरे कदमों को उस तरफ मोड़ देते थे। अदरवाइज़ इतना शांत और सौम्य सा रहने वाला श्याम शारीरिक नज़दीकियों से समय इतना एग्रेसिव हो उठता कि मैं घबरा जाती थी। क्या करते हो श्याम? प्यार कर रहे हो या लड़ाई? पर जैसे वह अपना आपा खो बैठता। मेरी गर्दन व कंधों पर बने लव मार्क छुपाने के लिए मुझे दिनों तक दुपट्टा या साड़ी लपेटे रहना पड़ता था। उसकी आंखों में जैसे प्यार का समुद्र लहराता, पर मुंह से शायद उसने कभी कोई कमिटमेंट किया हो। अंतरंग से अंतरंग क्षणों में भी
उसके होठ न जाने किस अनदेखी शक्ति के तहत कसे रहते थे। मैं प्यार के दो बोल सुनने को तरस जाती थी। कभी लगता प्यार का वो समुद्र जो मैं देखती हूँ कहीं मेरे प्यार की परछाई तो नहीं, और परछाइयों के पीछे भागते मेरे इस सफ़र की मंजिल आखिर क्या होगी। इसी ऊहा-पोह में ज़िंदगी गुजर रही थी। घर वाले अलग नाराज। मुझे भी कभी कभी लगता, नहीं, इस तरह कैसे गुजरेगी सारी ज़िंदगी। मेरी उम्र 30 पार कर चुकी थी। कुछ न कुछ निर्णय लेना ही होगा। पर मैं उसके सामने न जाने अपने आप को कैसा निर्बल सा महसूस करती। इतना सोच कर जाती, यह कहूँगी वह कहूँगी, पर सब बातें धरी की धरी रह जाती। कभी कभी लगता है शायद निर्णय हमें लेने ही नहीं होते, सब कुछ होने पर निर्भर है, और वही हमें सारी नाश नचाती रहती है। और निर्णय जैसे अचानक हो गया। मेरा ट्रांसफ़र हो गया। शायद उसने पहली बार कुछ अतिरिक्त रुचि लेते हुए कहा, मेरी फलां फलां से पहचान है, ट्रांसफ़र रुकवाने की कोशिश करें। किस लिए? मैंने सिर्फ इतना भर कहा। उसने नज़र उठाकर मुझे देखा, कहा कुछ नहीं और उठकर चल दिया। घर आकर घंटों न जाने क्यों, न जाने किस बात पर फूट फूट कर मैं रोती रही। बहुत रोकर मन जब हल्का हो गया तो अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। मैंने निर्णय ले लिया था, नहीं नहीं, अब की नहीं तो शायद कभी नहीं इस मरीचिका से बाहर निकल पाऊंगी। एक निर्णय तो लेना ही होगा। 4 बजे की गाड़ी से ही मैंने वह शहर और जैसे उसके साथ ही अपना सारा पिछला अतीत वहीं छोड़ दिया था। नए शहर, नए लोग, नए सिरे से अपने आप को स्थापित करने की जद्दोजहद, इन सब ने अगर परेशान किया तो पिछला सब भूल जाने में मदद भी की। और अब मैं कोई पहले वाली सकुचाई सी नवयुवती भी नहीं थी। कुछ ही समय में सब कुछ ठीक ठाक जम गया। नए वातावरण में अपने आप को ढाल लिया था। शाम से दूर जाकर मुझे अपने बारे में अधिक और ठीक तरह से सोचने का वक्त मिला, और फिर निर्णय लेना आसान हो गया। मैंने आनंद से विवाह कर लिया। बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति, सुदूर देश से आया हुआ, और कुछ दिनों में मैं प्रवासी पंछी की तरह दूर, बहुत दूर उड़ गई। अब सालों में कभी हिंदुस्तान आना होता। धीरे धीरे शाम की स्मृति भी जैसे मेरे मस्तिष्क पटल से हट सी गई थी। फिर कभी मुलाकात भी नहीं हुई। खतों किताबत का तो सवाल ही नहीं था। और इस बार हिंदुस्तान आना हुआ तो एक शादी में अचानक ही शाम से मुलाकात हो गई। पहले से कुछ दुबला लग रहा था। चेहरे पर वह पहले वाली बात नहीं थी। उम्र को उसने बहुत समय तक रोके रहने की कोशिश की थी, पर समय का पंछी कहीं इंसान के हाथों कैद होता है। मुस्कुराहट भी अब फीकी सी पड़ने लगी है। कहो कैसे हो, मैंने सामान्य शिष्टाचार के तहत पूछा था। चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश उसने की, पर उसका फीकापन छुप नहीं सका था। ठीक ही हूँ। यह ही क्यों पूछना चाहा, पर पूछ नहीं पाई, हमेशा की तरह। इतने में आनंद ने आकर जैसे मेरी समस्या आसान कर दी थी। अरे भाई, तुम इनसे मिली? यह हमारी अंशु के रिश्ते में चाचा ससुर होते हैं। मतलब हमारे समधी हुए। अंशु आनंद के कजिन ब्रदर की लड़की थी, जिसकी शादी में हम आए थे। मैंने एक बार फिर औपचारिक नमस्कार कर दिया। मन ही मन हंसी आ गई। चलो, बरसों इस इंसान के साथ संबंधों में जुड़ना चाहा, और आज एक संबंध जुड़ गया, भले ही कितना भी औपचारिक हो। शादी निपट गई। अंशु के ससुराल में रिसेप्शन था। हम लोग इतनी दूर से, विदेश से शादी अटेंड करने आए थे। कुछ अधिक ही वीआईपी थे, अतः सबके बहुत आग्रह पर उसके ससुराल चले गए।
बातों ही बातों में मैंने उसकी सास से पूछा, आपके आपके वो देवर नज़र नहीं आ रहे जो हमारे यहाँ उस दिन बारात में आए थे? क्या नाम था? हाँ, वे श्याम बाबू। अच्छा अच्छा, श्याम भैया। हाँ, वे तो कल ही लौट गए। वे ज़रा कुछ अलग से ही हैं। आ गए यही क्या कम है। वैसे कहीं ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। वो तो इन्हें बहुत मानते हैं। और भी शायद बहुत कुछ कहती, पर किसी ने उन्हें पीछे से आवाज़ लगाकर बुला लिया। मैं कुछ और जानना चाहती थी। पता नहीं, 10 वर्षों से दबी उत्सुकता आज फिर अपना सर उठाने लगी थी। पर यहाँ मैं एक संभ्रांत परिवार की कुलवधू थी। एक अपरिचित व्यक्ति के बारे में इस तरह पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। पार्टी के खत्म होते होते तक कुछ ही लोग बच गए थे। दूल्हा दुल्हन सामने लगी कुर्सियों पर थके थकाए दूर पास के रिश्तेदार भर बैठे हुए थे। बाकी भीड़ छिटक गई थी। मेरी कुर्सी से एक कुर्सी छोड़कर एक मोटी सी महिला अपने छोटे से पुत्र को गोद में लिए बैठी थी। तभी अंशु की सास आ गई। आपने खाना खा लिया बहन जी? हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम लोग कोई मेहमान नहीं हैं। तभी उनकी नज़र पास बैठी महिला पर गई। अरे हाँ, आप श्याम भैया के बारे में पूछ रही थी ना, ये उनकी पत्नी सीमा है। ओह अच्छा, नमस्कार। पर आप तो कह रही थी। मैं चलूँ भाभी जी, देखो राजा कहाँ निकल गया। सीमा शायद कुछ असहज महसूस कर रही थी। उसके जाने के बाद अंशु की सास फिर बताने लगी। हाँ, श्याम भैया वापस लौट गए। ये तो यहीं रहती हैं, यहीं इनका मायका है। अच्छा, यहाँ पर नौकरी करती होंगी। हाँ, वैसे भी हमारे श्याम की तकदीर भी पता नहीं बहन जी। वैसे देखा जाए तो मेरा देवर बाद में, पहले तो भाई है। हम दोनों एक ही गांव के हैं। बचपन में कैसा खिलंदर लड़का था, आप आज देखें तो कल्पना भी नहीं कर सकते। सारा दिन लोगों को हंसाता, खुद हंसता, देखने में ऐसा सुंदर कि माँ तो रोज़ रोज़ नज़र उतारती थी। हाँ, उसके सुदर्शन रूप और चुंबकीय व्यक्तित्व में तो मैंने भी अपने 10 साल खराब किए हैं, मैंने मन ही मन सोचा। पर तकदीर ही खोटी है और क्या, न जाने क्या हो गया। गांव से शहर पढ़ने आया। हमारी तो खैर तभी शादी हो गई, पर शाम तो जैसे पूरा ही बदल गया। बीवी से भी नहीं बनती। कहते हैं शहर में भी बहुत साल किसी लड़की से प्रेम संबंध रहा, फिर वह भी छोड़कर चली गई। यह शादी भी मरती माँ का मन रखने को जबरदस्ती ही की थी। जाने क्या बात है, किसी से जुड़ ही नहीं पाता। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ संतोष सा जाग रहा है। मैंने जो किया ठीक किया। वह व्यक्ति किसी का हो ही नहीं सकता। पता नहीं कैसी अभिशप्त आत्मा है। इस बार हिंदुस्तान से लौटी तो जैसे और अधिक अपने परिवार की होकर आनंद और अधिक अच्छे लगने लगे थे। बच्चों पर लाड़ कुछ ज़्यादा ही आ रहा था। अभी तक कभी कभी एक कसक सी उठती थी, इसे शाम को चाह कर भी मैंने नहीं पाया था। पर एक अजीब सा सुकून अब महसूस कर रही थी। जो होता है अच्छा ही होता है। शायद उसी से उलझी रहती तो या तो अवसाद की मरीज हो आत्महत्या कर लेती, या यूं ही घुट घुट कर जीती। आज मैं बेहद साधन संपन्न एक बड़े आदमी की बीवी, खूबसूरत सुशिक्षित बच्चों की माँ हूँ, जिसकी परिवार और समाज में प्रतिष्ठा है। फिर बरसों हिंदुस्तान जाना नहीं हुआ। बच्चे भी यहीं सेटल हो गए। आनंद ने भी करीब करीब अपने सारे परिवार को यहीं बुला लिया था। मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहे। हिंदुस्तान जाने का आकर्षण कम से कम ही होता जा रहा था। मम्मा, तुम्हारी चिट्ठी है। बड़े बेटे ने एक मोटा सा लिफाफा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। इस फ़ोन और ईमेल के ज़माने में खत वैसे ही नहीं आते थे, और उस पर खत मेरे लिए। खत हिंदुस्तान से था। खोलते खोलते भी मैं यही सोच रही थी, आखिर किसका हो सकता है।
पर पहले शब्द पर नज़र पड़ते ही खत जैसे हाथ से छूटने को हुआ। वसुंधरा। इस तरह तो जिंदगी में सिर्फ एक ही व्यक्ति पुकारता था, पहले वसुंधरा जी और फिर वसुंधरा। मैं कभी कभी कहती भी थी, अरे ये तो सिर्फ नाम रखने के लिए नाम है, वरना मेरा असली नाम वसु ही है और सभी ऐसे ही पुकारते हैं। फिर सोचती शायद वसु में अधिक नज़दीकियाँ हैं और वह इतना नज़दीक नहीं आना चाहता। नाम की लंबाई जैसे संबंधों के बीच दूरी भी बढ़ा देती है। और आज भी सिर्फ वसुंधरा, ना आगे कुछ न पीछे। तुम्हें एक खत क्यों लिख रहा हूँ, इसका कोई कारण खुद को भी नहीं समझा पा रहा, तो तुम्हें क्या बताऊँ। जीवन भर कभी अपने किसी काम के लिए किसी को सफाई नहीं दी, क्योंकि जब एक बार दी थी तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था। पर आज न जाने क्यों एक बार सब कुछ कहने की बड़ी बड़ी बलवती सी इच्छा जागी है। अस्पताल में बिस्तर पर हूँ। अब जीने के लिए बहुत वक्त मेरे पास नहीं है और हसरत तो कभी थी ही नहीं। एक बेहद असफल और बदनाम व्यक्ति की तरह सारा जीवन जिया है मैंने, पर शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा ऐसा क्यों हुआ। जानता हूँ उन दिनों तुम्हारे होठों पर भी न जाने कितने प्रश्न हुआ करते थे, पर वे हमेशा अनुत्तरित ही रहे। आज तुम्हें बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, हालांकि मैं जानता हूँ अब उनकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े शहर से लगे हुए एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, अतः शहर की संस्कृति का बहुत प्रभाव था। वहाँ बिजली, टीवी, केबल सभी थे। पढ़ने के लिए भी बहुत से बच्चे शहर के स्कूलों में रोज जाते थे। मैं मध्यम वर्ग के एक संपन्न किसान का इकलौता बेटा था। बहुत मान मनौतियों, झाड़ फूक, डॉक्टरी और अन्य तरह के ढेरों इलाज के बाद उन्होंने मुझे पाया था। मेरी माँ बहुत ही सीधी सरल, भगवान में अटूट आस्था रखने वाली महिला थी। मेरे पिता मेहनती, सच्चरित्र, खुशमिजाज और अपने परिवार से बेहद स्नेह रखने वाले व्यक्ति थे। इसी कारण मेरा बचपन बेहद अच्छा बीता। 5वीं के बाद मेरा दाखिला भी शहर के एक स्कूल में करवा दिया गया। बस से हम सब बच्चे स्कूल जाते और आते। 12वीं तक आते आते मैं एक बेहद खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया था। गांव की खिलाई पिलाई, पिता से मिला 6 फुटा कद और माँ की तरह गुलाबी रंगत लिए गोर वर्ण। फिल्में देख देख कर हीरो की तरह रहन सहन। हमारे पास का मकान गोविंद काका का था। जैसे पुराने मकानों में होता है, दालान से दालान जुड़े हुए, छत से छत मिली हुई। गोविंद काका के कोई बच्चा नहीं था। मैं बचपन से ही बहुत उनके घर आता जाता था। काकी लाड़ भी बहुत करती थी, पर अब कुछ दिनों से मुझे उनके लाड़ करने का तरीका अजीब सा लगने लगा था। वह घंटों मुझे तरह तरह के बहानों से अपने घर रोके रखती, कभी कुछ खिलाने के लिए, कभी कुछ काम करवाने के लिए। और एक दिन काका किसी काम से शहर गए थे। काकी ने मुझे आवाज़ लगाई, श्याम जरा देखना तो बिजली क्यों नहीं जल रही। मैं ऊपर छत पर था। छत से ही कूद कर नीचे पहुंचा। अंदर घना अंधेरा था। हाथों से टटोलते हुए काकी कहाँ हो कहता अंदर की कोठरी में पहुंचा ही था कि लगा तो बलिष्ठ हाथों ने मुझे कसकर जकड़ लिया है। काकी के बालों के तेल की खुशबू ने मुझे उनके होने का एहसास करवाया। काकी छोड़ो, क्या है? मैं सचमुच कुछ भी समझ नहीं पाया था। फिर तो चुम्बनों की बौछार और छोड़ो, वह सब लिखने की ज़रूरत नहीं, पर वह औरत के शरीर से मेरी पहली पहचान थी। उसके बाद मौके बेमौके जब भी काका बाहर जाते, काकी मुझे बुला भेजती और वही सब होता। इतना ना समझ भी नहीं था, समझ रहा था जो हो रहा है गलत हो रहा है।
पर विरोध करने की शक्ति मुझ में नहीं थी। शायद मेरा शरीर, मेरा दिमाग और मेरा अंतर्मन सब अलग अलग स्तर पर सोचने, समझने और रिस्पॉन्ड करने लगे थे, और जो आखिर एक दिन होना ही था वही हुआ। पर उसका अंत ऐसा विभत्स होगा, इसकी कल्पना मुझे नहीं थी। एक दिन मैं और काकी अंदर थे और काका एकाएक ही आ गए। जब तक मैं कुछ समझूं, काकी ने ज़ोर ज़ोर से रोना और हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। मैं स्तब्ध सा खड़ा था और वह मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। मैं खड़ा थर थर काँप रहा था। मैंने उनका ऐसा रूप आज तक नहीं देखा था, और मैं तो शरीर के इस खेल को प्यार समझ रहा था। पिताजी आ गए थे। माँ दरवाजे से लगी खड़ी थी। मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था, पर मेरी वहाँ सुनता कौन। सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन जैसे मेरे अंदर कुछ ऐसा मर गया जो फिर कभी जिंदा नहीं हो सका। हम कुछ दिनों में सब कुछ बेच बाच कर बहुत दूर दूसरे शहर में चले गए। पढ़ लिख कर मैं नौकरी करने तुम्हारे शहर आ गया था। माँ पिताजी गांव से उखड़कर फिर कहीं नहीं जम सके। मैं उनकी इस हालत के लिए भी अपने आप को जिम्मेदार मानता, पर मेरी हालत की जिम्मेदारी किस पर डालता। जीवन से अजीब वितृष्णा हो गई। मैं कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाया, किसी से भी कभी जुड़ नहीं पाया। अगर आज सोचूं तो तुम्हारे साथ गुजारे वे 10 साल ही जीवन का सबसे अच्छा समय रहा। माँ की जिससे शादी भी की तो वह बुरी तरह असफल रही। सीमा तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तुमने जितना सहन किया वह तो उस कलेश मात्र भी नहीं सह पाई। आखिर क्यों सहती? तुमसे तो रिश्ता मन का था। भले ही तुम्हारे तो क्या, खुद के सामने भी मैंने कभी यह स्वीकार नहीं किया, पर आज जब जिंदगी में पहली बार यह सब इस तरह से कहने का मन हुआ तो तुम्हारे अलावा और कोई नाम जहन में नहीं आया। सच वसु, तुम सामने होती तो तुम्हारी गोद में सिर रखकर यह सब कहता। तुम्हारी वे आँखें जिसमें भरे हुए प्यार को न जाने कितनी बार मैंने आहत किया, वे चोट खाई हिरनी सी तुम्हारी आँखें आज बार बार याद आ रही हैं। आज निश्चय ही उनमें आंसू होंगे। यह सब तुमसे बहुत पहले कह पाता तो इस अभिशप्त जीवन से मुक्त होकर शायद एक सहज जीवन जी पाता। सारी उम्र अपने ही सीखचों में कैदी की तरह व्यतीत की है। अब आत्मा का पक्षी हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाने को बेचैन है। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू निश्चय ही मेरे रेगिस्तानी जीवन के अंतिम पड़ाव पर मेरी एकमात्र उपलब्धि होंगे। अलविदा, अलविदा, तुम्हारा श्याम। खत का एक एक अक्षर वसुंधरा के आंसुओं से धुल गया था, और शायद यही ठीक भी था। धन्यवाद।